राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज एससीडी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, यानी कि शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत। तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ तौर पे। सो आज हम पॉलिटिकल साइंस के सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, बट आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका उसको हम थर्ड चैप्टर काउंट कर सकते हैं, वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आप थोड़ी बहुत देखने में मिस्टेक हो सकती है, बट सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो चैप्टर है इसमें आपके दो तीन टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपने पढ़ा भी होगा, वो है आपका यूरोपीय संघ। ठीक है, ये आपका यूरोपीय संघ है फर्स्ट। सेकंड है आपका आसियान। थर्ड जो इसमें इंक्लूडेड है ये आपके संगठन है यूरोपीय संघ, आसियान हो गया। फिर इसमें आपका चीन भी है, ठीक है। चौथा इसमें आपका इजराइल भी है, इसी में आपका रूस भी है, और कहीं ना कहीं भारत भी है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके एड ऑन टॉपिक्स हैं आपके, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वो है आपका यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में। तो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि इनमें से क्या क्या चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती हैं, उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में। तो देखो, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर है, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा कवर कर सकते हो। अब बात करें सबसे पहले हम यूरोपीय संघ के बारे में। देखो, यूरोपीय संघ आपको पता होगा कि जो यूरोपीय संघ टॉपिक है आपका संगठन, यूरोपीय संघ एक संगठन है, ठीक है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर बनाया हुआ है। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो पूछेंगे कि भाई यूरोपीय संघ को बनाने के उद्देश्य क्या है या इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक। जैसे कि आपको पता है कि भाई इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई, प्लस इसमें कौन कौन से देश इंक्लूडेड हैं, या इसको बनाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो संगठन बनाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, वो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 6 मार्क्स तक का आ सकता है ऑलरेडी आपका। ये यूरोपीय संघ के बनाने के उद्देश्य क्या है, या फिर ये किस प्रकार से इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ की सेना क्षमता कैसी है, इसकी विशेषता कैसी है, इसकी कमियां क्या है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यूरोपीय संघ की विशेषताओं या उसकी कमियों का वर्णन करें। तो ये आपका 6 मार्क्स तक का भी आ सकता है, और हो सकता है कि शॉर्ट में भी आ जाए, बट आपको ये करना ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका आसियान के बारे में। देखो, आपको पता ही है कि भी आसियान भी एक संगठन ही है, ठीक है। बेसिकली आसियान एक संगठन है, बट इसकी स्थापना आपको पता ही है कि 1967 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है। तो इसको बनाने के उद्देश्य क्या थे, ये भी आ सकता है। अब पहली बात ये समझो कि अगर कोई भी संगठन आता है, किसी प्रकार का संगठन हो, फिर चाहे आपका आसियान हो या यूरोपीय संघ हो, इसमें एक और चीज और है आपकी ब्रिक्स, बोल जाता है, ठीक है। तो ब्रिक्स भी एक संगठन ही है। तो अगर आपका संगठन चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे वो आपका आसियान हो या आपका यूरोपीय संघ हो या ब्रिक्स हो, इनको बनाने के उद्देश्य ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अब देखो, ग्रुप हम क्यों बनाते हैं, संगठन क्यों बनाते हैं, संगठन बेसिकली किस लिए होता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो झगड़े हैं उनका निपटारा करने के लिए, कि मतलब दो देशों के बीच में अगर झगड़े हो रहे हैं तो उनको बातचीत सॉल्व किया जा सके, इन सब के लिए संगठनों का निर्माण होता है। यानी कि इस तरीके के जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, चाहे वो यूरोपीय संघ हो, आसियान हो या ब्रिक्स हो। तो अगर इनमें से किसी का भी उद्देश्य पूछे कि भाई इनके उद्देश्य क्या है, टारगेट्स क्या बनाने के, तो आप लिख सकते हो कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, इकोनॉमी को ग्रो करना यानी कि अर्थव्यवस्था बढ़ाना, ठीक है, और जो युद्ध निरस्तीकरण यानी कि जो युद्ध जो हमारे हथियार वगैरह है इनकी बनावट, ये जो युद्ध है, वेपन्स बना रहे हैं, इनको कम करना, जितना हो सके कि वेपन्स की जो बहाली है या वेपन्स प्रोडक्शन हो रही है इनको कम करना, ये सभी के सेम ही होते हैं। तो संगठन चाहे कोई भी हो, इनके उद्देश्य ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं इनको बनाने के, ठीक है। तो आपका ऐसी आसियान के उद्देश्य भी आ सकता है कि आसियान क्या है, आसियान को बनाने के उद्देश्य क्या है। आसियान के आपको पता ही होगा, जैसे कि संस्थापक देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये आपके इनके संस्थापक देश हैं। इनके 5 संस्थापक देश हैं, बाद में 5 इसमें एड ऑन किए गए थे। दारुसलाम हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब इसमें बाद में एड ऑन किए गए थे। तो इन सबको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसके कितने संस्थापक देश थे, बाद में कौन एड ऑन हुआ इसमें, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आसियान के लॉन्ग क्वेश्चन करने की, तो ये दोनों लॉन्ग में आ सकते हैं आपके, क्योंकि आसियान को और यूरोपीय संघ को कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है 6 मार्क्स में आपका, क्लियर है। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने कल आपको बता दिया था वीडियो में, ठीक है। ओके, तो इसमें आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, वो है आपका आसियान विजन 2020। ये आपने पढ़ा भी होगा कि विजन 2020 है क्या। तो आपको बताना पड़ेगा कि विजन 2020 के बारे में, ज्यादा नहीं एटलीस्ट 1 मार्क 2 मार्क्स में आ सकता है आपका। ओके, सो आसियान में से इतना ही बनेगा आपका। और हाँ, एक चीज और, ये आपका शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं। आसियान के
तीन स्तंभ, ठीक है, आसियान के तीन स्तंभ कौन से हैं आपके पता होना चाहिए। आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ओके, तो इन तीनों को एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। आसियान के तीन स्तंभ कौन से हैं, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। इनको तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये भी आपका शॉर्ट में आ सकता है। अब बात करते हैं बाकी टॉपिक्स की। अब देखो ये आपके थे संगठन। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में बताता हूँ। ब्रिक्स भी एक प्रकार का संगठन ही है। इसमें आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो ये पहले ब्रिक था, पता ही होगा आपको, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका बाद में एड किया गया है, इसको ब्रिक्स बना दिया गया था। तो ब्रिक्स भी एक प्रकार का संगठन ही है। तो कभी कभार ये भी आता है कि ब्रिक्स के बारे में पूछ लेते हैं कि ब्रिक्स के उसकी विशेषताएं या उसकी कमियों के बारे में बताइए आप, कि ब्रिक्स जो है वो किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हो रही है। क्योंकि इसकी विशेषता में आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें जो रशिया है, चाइना है, ये दो आपके यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स हैं, ये भी लिख सकते हो उसकी विशेषताओं में इनकी। और इंडिया है, इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है वो भी अच्छी है, जनसंख्या भी ज्यादा अच्छी है, क्षेत्रफल भी बड़ा है, चाइना का भी सेम ही है। तो ये विशेषताएं आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो ये चाहे जो संगठन है, संगठनों के उद्देश्य आप सेम ही लिखोगे, मैंने बता दिया आपको। अब देखो चाइना, इजराइल, रशिया या भारत, ये आपके जो है एक देश है, संगठन नहीं है, देश है। तो इनके बारे में अलग से आ सकता है। इजराइल और रूस के बारे में बहुत रेयर चांस में है कि लॉन्ग में आए, इनके बारे में कंफर्म नहीं है कि इसमें लॉन्ग में आएगा, इनको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन हाँ, चाइना और भारत, इनके बारे में आपको 110% पता होना चाहिए। चाइना के बारे में तो स्पेशली बुक चैप्टर में दे रखा है एंड लास्ट में। चाइना के बारे में पूरा मेरे ख्याल से डेढ़ पेज दे रखा पूरा का पूरा, कि चाइना में किस तरीके से अर्थव्यवस्था, पहले उसने अपना कैसे साम्यवादी में बांधा, फिर कैसे उसने खुले द्वार की नीति अपनाई, ये सब के बारे में आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि चाइना कैसे, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि चाइना कैसे 2040 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है, या उसकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से अमेरिका से भी आगे निकल जाएगी। ये क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि चाइना किस प्रकार से 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो आपको इसमें चाइना का A to Z यानी कि इंट्रोडक्शन से लेकर प्रेजेंट टाइम की कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी। ये आपका लॉन्ग में आ सकता है। तो इंपोर्टेंट ये है। और भारत के बारे में रेयर में, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है। बट आप फिर भी चाइना, आसियान और यूरोपीय संघ, इनको प्रिपेयर करके जरूर जाना, ठीक है। ओके, इसी में आपको देन शोम्पेन के बारे में पूछ सकते हैं, चाइना के बारे में, ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है। या खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, वो भी पूछ सकते हैं कि खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, और देन शोम्पेन, ठीक है। और इसमें साथ साथ में कृषि का, उद्योगों का निजीकरण कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, ये भी चाइना में इंक्लूड हो सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। ओके, सो ये थे चाइना और भारत के बारे में। भारत के बारे में आप प्रेजेंट टाइम की चीजें लिख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम पे भारत एक उभरती हुई शक्ति है, ठीक है ना, उसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और बेसिकली क्या कह सकते हैं, ये भी अभी G20 का भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस में डाल सकते हो आप कंपैरिजन करने में। इजराइल और रशिया के बारे में आपने थोड़ा बहुत आपके टीचर्स ने बताया होगा ऑलरेडी, आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं। इजराइल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इजराइल जो है उसकी सैन्य क्षमता काफी अच्छी है, टॉप मोस्ट कंट्रीज में से आता है, ठीक है। उसकी जनसंख्या जो है आपकी 85 से 86 लाख के आसपास की है, ठीक है, 85 से 86 लाख इसकी जनसंख्या है। बिंदु के बराबर एक देश है छोटा सा, लेकिन साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, या कह लो आर्मी, सैन्य क्षमता के बारे में, परमाणु हथियारों के लिहाज से काफी ताकतवर देशों में काउंट होता है आपका। तो इजराइल के बारे में, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए भाई। ज्यादा ध्यान देना है यूरोपीय संघ, आसियान, चाइना और थोड़ा बहुत भारत के बारे में भी, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में कई जगह से भी कह रहे हैं कि ब्रिक्स का टॉपिक हट चुका है, बट ये आप पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही था, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं, इनके में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना। अदरवाइज इसमें से आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ये था हमारा सेकंड वीडियो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको 9th 10th से रिलेटेड और भी मैथ साइंस को लेकर कुछ वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चाहे तो आप वीडियोस चेक करो, क्योंकि आपको 9th 10th के साइंस मैथ्स की भी वीडियोस मिलेंगी। और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगती है या कोई भी ऐसी वीडियो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए तो आपको शेयर कीजिए, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।